आर्थिक परिदृश्य। भारतीय रिजर्व बैंक से भारत में लघु वित्तीय बैंक एसएफबी के रूप में बैंकिंग व्यापार के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहरी सहकारी बैंक यूसीबी है। 4 जनवरी 2021 को शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा बैंकिंग परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। अप्रैल 2021 से शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रातले पनबिजली परियोजना में इतने निवेश की स्वीकृति प्रदान की है। वो है लगभग 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश की। भारत की विदेश व्यापार नीति एफटीपी प्रतिपादित की जाएगी 5 वर्षों के लिए। विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 प्रभावी हुई थी। 1 अप्रैल 2015 से कोविड-19 के कारण एक वर्ष 31 मार्च 2021 तक का विस्तार कर दिया गया है। नहीं तो ये केवल 20 तक रहता, अब ये 21 तक हो गया है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से। NCAVES इंडिया फोरम 2021 का आयोजन हुआ 14, 21 और 28 जनवरी 2021 को। NCAVES इंडिया फोरम 2021 का आयोजन किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित NCAVES नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस परियोजना का कार्यान्वयन संयुक्त रूप से किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSD, UNEP तथा जैव विविधता पर अभिसमय CBD के सचिवालय द्वारा। NCAVES परियोजना में भाग लेने वाले 5 देश हैं भारत, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा मैक्सिको। 7 जनवरी 2021 को जारी वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों में GDP की वास्तविक विकास दर अनुमानित है लगभग 7.7%। वर्ष 2020-21 में आधार कीमतों पर वास्तविक GVA 123.39 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 133.01 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में GVA में संकुचन प्रदर्शित है 7.2% का। वर्ष 2020-21 हेतु जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक GDP वर्तमान कीमतों पर की विकास दर अनुमानित है 4.2%। वर्ष 2020-21 हेतु जारी राष्ट्रीय आय की प्रथम अग्रिम अनुमानों में आधार कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 86,456 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह अनुमानित है 1,26,968 रुपये पर। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जिस धारा में संशोधन किया गया वह धारा है 67। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 में नए संशोधन के अनुसार अब ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा को हटाने और ऐसे मामलों का निस्तारण करने के लिए कानूनी तौर पर उप जिलाधिकारी के अलावा अधिकृत किया गया तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम DTH प्रसारण सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेश निवेश है लगभग 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को मंजूरी दी 9 दिसंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि होगी वर्ष 2020 से 2023 तक। 28 नवंबर 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली तथा झारखंड हैं। 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य आयोजित तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्टमेंट 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस वर्ष की प्रदर्शनी का मुख्य विषय थीम थी सतत ऊर्जा परिवर्तन हेतु नवाचार, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन।
वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ते हुए 136 गीगावाट हो गई है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने वर्ष 2021-26 तक की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2020 थी। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक कोविड के दौरान वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। खंड फर्स्ट एवं सेकंड में विगत रिपोर्ट की भांति मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ के अनुलग्नक संलग्न है। खंड तीसरे केंद्र सरकार को समर्पित है, जिसमें मध्यम अवधि के चुनौतियों और आगे के रोड मैप के साथ प्रमुख विभागों की गहराई से जांच की गई है, जबकि खंड चौथा पूरी तरह से समर्पित है राज्यों के लिए। वर्ष 2025 तक तपेदिक टीबी को समाप्त करने हेतु शुरू किया गया अभियान टीबी हारेगा देश जीतेगा। भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से शुरू गया मिशन है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। विगत 4 वर्षों 2020-21, 2023-24 की कार्यान्वयन अवधि वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन हेतु अनुमानित व्यय है लगभग 1480 करोड़ रुपए का। कारपोरेट ब्रांडों में FPI सीमा को 9% से बढ़ाकर किया गया है 15% तक। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट अनुमान 2020-21 विगत वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 6.91% तथा 13.51% है। वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग 53.46 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 2.97% है। वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय घाटा 35,203.11 करोड़ रुपए है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.38% GSDP है। कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात वर्ष 2020-21 के बजट में 17.8% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों एवं वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों में यह क्रमशः 17.4% एवं 15.9% है। वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कुल अनुमानित संसाधनों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 84% है, जिसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्यांश अनुमानित है क्रमशः 33% तथा 30.4%। अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा स्थापित हुई वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की GDP 8.8% के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल बोया गया क्षेत्रफल 26,147 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में 0.1% बढ़कर हो गया है लगभग 26,203 हेक्टेयर। राज्य में खाद्यान्न आवश्यकता 539 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि खाद्यान्न उपलब्धता 746.64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2018 तक राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई 10,981 किलोमीटर थी, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर हो गई है 11,384 किलोमीटर। 1 जनवरी 2021 से 50,000 रुपये तथा उससे अधिक मूल्य की सभी चेक हेतु पॉजिटिव पे सिस्टम PPS शुरू करने का निर्णय लिया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 1 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI, जिसको डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। डिजिटल पे इंडेक्स का उद्देश्य देश में नकद रहित लेन देन की वृद्धि को मापना है, कैशलेस को मापना है। 29 दिसंबर 2020 में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर वार्षिक रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20 जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा। इन्फिनिट इंडिया
प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। भारत में अपने व्यापार के विस्तार की इच्छुक विदेशी संस्थाओं को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए 7 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र का 4 दिसंबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर को निर्धारित किया गया, क्रमशः 4% एवं 3.35%। 4 दिसंबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर तथा बैंक दर को निर्धारित किया गया 4.25% दोनों में। 4 दिसंबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति में CRR तथा SLR को बनाए रखा गया, क्रमशः 3% एवं 18% पर। मई 2020 में नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर IMR नागालैंड 4/1000 में दर्ज की गई, जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई मध्य प्रदेश में 48/1000, मतलब 1000 में 48 बच्चे मर रहे। मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार 26.2 में दर्ज है, तो सबसे कम दर्ज है केरल में 13.9, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 11.2 में। मई 2020 में जारी SRS बुलेटिन के अनुसार 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्रमशः पहले बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर दादरा और नगर हवेली, मतलब सबसे ज़्यादा बिहार में है और सबसे कम दादरा और नगर हवेली में। SRS बुलेटिन मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर गोवा, फिर नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, पुडुचेरी है। भारत में विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 14.9 प्रति हज़ार से गिरकर वर्ष 2018 में हो गई है लगभग 6.2 प्रति हज़ार। बड़े राज्यों, छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर सबसे कम मृत्यु दर दिल्ली 3.3 प्रति 1000 में से है, तो सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ 8/1000 में है। भारतीय बैंक नोट्स के मूल्य वर्ग डेमोनेशन को पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करेगा। मणि एप्लीकेशन क्या करेगा? दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मनी मतलब रोशनी देगा। भारत ब्रांड ETF देश का पहला सार्वजनिक कारपोरेट बॉन्ड ETF है, क्योंकि इसमें शामिल सभी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी भारत 22 ETF भारत बॉन्ड ETF से भिन्न है, क्योंकि भारत 22 ETF में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं। 31 दिसंबर 2020 को एग्री इंडिया हैकाथॉन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। एग्री इंडिया हैकाथॉन है आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने हेतु एक ऑनलाइन कार्यक्रम। दिसंबर 2020 में किसानों के लिए फ्रूट्स नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। ई-गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स का पूर्ण नाम किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफील्ड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा नोफेड के सहयोग से 5 राज्यों में बनने वाला शहद किसान उत्पादक संगठन का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। ये संगठन देश के जिन 5 राज्यों में बने हैं वे हैं मुरैना मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण बिहार, भरतपुर राजस्थान तथा मथुरा उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2020 में नाबार्ड द्वारा गुजरात के 2 जिलों में अपनी तरह के पहले ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना हेतु अनुदान सहायता की घोषणा की गई। ये जिले हैं पाटन जीरा हेतु तथा बनासकांठा सौंफ हेतु।
भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एंड लोगो लॉन्च किया गया है द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर, जो कि 7 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। भारत का प्रीमियर कॉटन विश्व कपास व्यापार में जाना जाता है कस्तूरी कॉटन के रूप में। भारतीय कपास कस्तूरी कॉटन ब्रांड प्रतिनिधित्व करेगा सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का। कपास भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है। यह आजीविका प्रदान करती है लगभग 6 मिलियन कपास कृषकों को। वैश्विक स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 23% है। खरीफ फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन अनुमानित 102.36 मिलियन टन का है। प्रथम अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में गन्ने का उत्पादन अनुमानित 399.83 मिलियन टन है। 21 सितंबर 2020 को जारी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत विपणन मौसम 2020-21 हेतु गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया 1975 रुपये प्रति कुंटल। सितंबर 2020 में जारी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सर्वाधिक मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई। मसूर 300 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि के लिए तेल आयात खर्च के साथ CO2 एवं हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ईंधन है E20 ईंधन। E20 ईंधन मिश्रण है 20% एथेनॉल और गैसोलीन पेट्रोल का। नीति आयोग द्वारा लॉन्च भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है डिजी बॉक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन M0U हस्ताक्षरित किया 22 दिसंबर 2020 को भारतीय थल सेना के साथ। कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित KG-D6 ब्लॉक के R क्लस्टर से गैस का उत्पादन आरंभ करने की घोषणा की गई 18 दिसंबर 2020 को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम BP द्वारा जल में 2000 मीटर से अधिक की गहराई पर स्थित एशिया का सबसे गहरा अपतटीय गैस क्षेत्र R क्लस्टर है। 22 दिसंबर 2020 को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 दूसरा संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने की। दिसंबर 2020 में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR में प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। NTPC को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में। 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य इन्वेस्टर मैप निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया UNDP और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा। 15 अक्टूबर 2020 को भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग पर आधारित वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी मेक इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इंडिया कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो। अगस्त 2020 में राज्यसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार तथा महाराष्ट्र हैं। अगस्त 2020 में प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है अधिकांश तटीय राज्य। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की समग्र रैंकिंग में 3 शीर्ष राज्य हैं, क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार भूमि से घिरे हुए राज्यों लैंड लॉक्ड स्टेट्स में राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसके बाद स्थान क्रमशः तेलंगाना तथा हरियाणा का है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य उत्तराखंड रहा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर दिल्ली रहा। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा MSME क्षेत्र के तकनीकी क्षमता
उन्नयन हेतु लॉन्च किया गया तकनीकी मंच पोर्टल है चैंपियंस है। चैंपियंस क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। 1 जनवरी 2021 को भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA सहयोगी सदस्य एसोसिएट मेंबर बना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। IOSCO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में। गैर OECD देशों को हानिकारक एवं पुनर्चक्रण में न हो सकने वाले योग्य प्लास्टिक अपशिष्टों के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। 22 दिसंबर 2020 यूरोपीय संघ ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड आउटलुक इन इंडिया एंड द पैसिफिक 2020-21 रिपोर्ट का प्रकाशन 22 दिसंबर 2020 को किया गया। UNESCAP यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने एशियाई विकास बैंक ADB ने शहरी क्षेत्रों एवं पर्यटन के विकास हेतु $4.1 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। 18 दिसंबर 2020 त्रिपुरा राज्य को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम DFC भारत में संवेदनशील अवसंरचना परियोजनाओं के विकास में सहयोग हेतु $54 मिलियन का निवेश करेगा। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में UNDP इंडिया के सहयोग से भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट ब्रांड जारी किया जाएगा। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम पुणे महाराष्ट्र द्वारा UK स्थित एक थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2025 तक। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा 72.8 वर्ष है। मानव विकास सूचकांक 2020 में शामिल हैं विश्व के 189 देश। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 0.957 HDI मूल्य के साथ मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति है नाइजर 189 रैंक की। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान है स्विट्जरलैंड का। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस वर्ष भी भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है जो HDI मूल्य 0.645 के साथ सूची में 131वीं रैंक पर। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। काइली जेनर $590 मिलियन की कमाई की है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 सेलिब्रिटीज़ की सूची में स्थान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार 52वीं रैंक $48.5 मिलियन है। 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को 190वां सदस्य बना एंडोरा यूरोपियन देश। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2004 से 2006 में अल्पपोषित लोगों की संख्या 249.4 मिलियन थी जो वर्ष 2017-19 में घटकर हो गई 189.2 मिलियन। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के ठिगने बच्चों की संख्या वर्ष 2012 में 47.8% के मुकाबले वर्ष 2019 में हो गई 34.7%। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कम और मध्यम आय वाले देशों में धन प्रेषण में 19.7% की गिरावट के साथ धन प्रेषण रहने का अनुमान है $445 बिलियन का। वर्ष 2019 में शीर्ष 5 धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहे हैं क्रमशः
भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र। जनवरी 2021 में जारी विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -9.5% अनुमानित है, जबकि अगले 2 वर्षों में 2021-22 में इसके रहने का पूर्वानुमान 5.4% एवं 5.2% है। उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 एवं 19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रही क्रमशः 6.1% एवं 4.2%। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा, जहां आर्थिक वृद्धि दर रही 8.2%। उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक विकास दर 2.3% रहा, जबकि वर्ष 2020-21-22 के लिए पूर्वानुमान है क्रमशः 4.3%, 4%, 3.8%। 13 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन माइनस होने का पूर्वानुमान है -3.2% का। उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार संचयी रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2020-21 में नुकसान होने का अनुमान है लगभग $8.5 ट्रिलियन का। जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2020 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक बेरोजगारी दर है -5.4% अर्थात 5.4%। हाल ही में हुरुन अनुसंधान संस्थान, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट और सिमाओ सेनकांग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सिमाओ सिंकांग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 जारी की गई। लिस्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष अरबपति जेफ बेजोस हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में भारत से सूचीबद्ध किया गया है कुल 137 अरबपतियों को। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले में एकमात्र भारतीय हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में सबसे युवा भारतीय अरबपति हैं 26 वर्षीय रितेश अग्रवाल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में 86.8 अंकों के साथ न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। तत्पश्चात स्थान प्राप्त हुआ है क्रमशः सिंगापुर सेकंड, हांगकांग थर्ड, डेनमार्क फोर्थ, दक्षिण कोरिया फिफ्थ को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में अंतिम स्थान 190वां प्राप्त हुआ है सोमालिया को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत 71.0 अंकों के साथ 63वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर धनी व्यक्ति हैं दिसंबर 2020 में झांग सान चीन $77.8 बिलियन। मुकेश अंबानी कुल संपत्ति 76.9 बिलियन को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बनने वाले झांग सान जिन 2 कंपनियों के चेयरमैन हैं उनका नाम है नेकफ्यू स्प्रिंग बोतलबंद जल निर्माता कंपनी एवं बीजिंग वांताई बायोलॉजिकल फार्मेसी इंटरप्राइज वैक्सीन निर्माता कंपनी। 31 दिसंबर 2020 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर के अंत 2020 में भारत का विदेशी ऋण 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो जून 2020 की तुलना में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम है। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात सितंबर अंत 2020 में घटकर 21.6% हो गया, जबकि जून अंत 2020 में यह था 20.8%। 31 दिसंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधार 37.3% है। तत्पश्चात हिस्सेदारी क्रमशः भारतीय अनिवासियों को जमाए 24.7% तथा अल्पावधिक व्यापारिक ऋण 18.5% की है। 31 दिसंबर 2020 को जारी विदेशी ऋण के आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2020 में भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक
ऋण अमेरिकी डॉलर 52.6% में लिए गए हैं। तत्पश्चात लिए गए ऋणों का स्थान क्रमशः भारतीय रुपया 32.6%, एन 5.8%, SDR 4.6% तथा यूरो 3.6% का है। 7 जुलाई 2020 को जारी ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 की 99 देशों की सूची में अंतिम स्थान 99वां पर लीबिया है, जबकि शीर्ष पर यूनाइटेड किंगडम भारत का स्थान 34वां है। जून 2020 में UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट की थीम इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वर्ष 2019 के 1.54 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में 40% तक कम होने का अनुमान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह इनफ्लोज वाले शीर्ष 5 देश हैं, क्रमशः USA, चीन, सिंगापुर, नीदरलैंड तथा आयरलैंड। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्वाह आउटफ्लोज वाले शीर्ष 3 देश हैं, क्रमशः जापान, अमेरिका, नीदरलैंड्स। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 की रैंकिंग में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 20 देशों में भारत 9वें स्थान पर, जबकि वर्ष 2018 की रैंकिंग में 12वें स्थान पर है। 7 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 की सूची में 88.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पुनः सर्वाधिक धनी भारतीय व्यापारी मुकेश अंबानी रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो कि प्रमुख हैं। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा सितंबर 2020 में फॉर्च्यून 40 अंडर 40 सूची जारी की गई। इस सूची में शामिल प्रमुख भारतीय व्यक्ति हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख CEO अडार पूनावाला, स्वास्थ्य सेवा श्रेणी में तथा रिलायंस जियो बोर्ड की डायरेक्टर ईशा अंबानी तथा आकाश अंबानी दोनों प्रौद्योगिकी श्रेणी में हैं। दिसंबर 2020 में जारी फॉर्च्यून इंडिया 500 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL। दिसंबर 2020 में जारी फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित किया गया जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को। फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में दूसरी बार शामिल भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान 41वां है, 2019 की सूची में 34वां था। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 की 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 112वां है, विगत वर्ष की सूची में 108वां स्थान था।